सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली जो मेरा टॉपर टास्क का या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं या पर्सन हैं उनके इंटरव्यू का जो सीरीज़ चल रहा था उसी को मैं आज कंटिन्यू करूँगा। और आज हमारे बीच में काफ़ी एक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर एक पर्सन है उनका मैं जो क्या जर्नी रही है उसको आपके जस्ट सामने अपना वो जो उनकी जर्नी है अपने सक्सेस को या क्या क्या उनको प्रॉब्लमें आई उसको ओवरऑल वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। और मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे व्यूवर हैं उनको गुड आफ्टरनून और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डॉक्टर दिनेश यादव। नमस्कार, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप आज वाला हमारा जो सेशन है स्पेशली हम आपका सबसे पहले क्या है स्टार्ट करने से पहले आप अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार यादव, आई एम फ्रॉम नेपाल। बेसिकली नेपाल के जनकपुर जो अयोध्या से पुराना रिश्ता है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और आई एम साइंटिस्ट in Nepal Agriculture Research Council as an animal health scientist, working as an animal health scientist from last 12 years and currently here in Acharya Narendra Dev University of Technology, Agriculture and Technology for my PhD. Thank you. तो सर जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट हैं, आप एज ए इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो आपका एकेडमिक जर्नी रही है आफ्टर जो आप 12th का आप क्योंकि आप बीबीएससी के कैंडिडेट हैं और एमबीएससी भी आपने किया है, तो आप अपना जो बैकग्राउंड रहा है जैसे आपके यहाँ क्या स्कूलिंग होती है। हमारे इंडिया में साइंस स्ट्रीम, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम चलता है, तो आपका जो 12th का बैकग्राउंड रहा है और बीबीएससी आपने कहाँ से किया और उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, प्लस एमबीएससी का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और आप किस ईयर में जॉब सर्विस में आए, और जो आपका सर्विस का एक्सपीरियंस है आप अपना एकेडमिक और प्लस सर्विस का एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर करिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इंडिया के भी हैं, बीबीएससी और एमबीएससी के हैं या किसी भी स्ट्रीम के हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपने जो एकेडमिक को एक्सपोज करें। थैंक यू। एक्चुअली आपका 12 जैसे यहाँ मेरा स्कूलिंग मेरे होम ग्राउंड एक्चुअली वहाँ पे सरलाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हरिपुरबा म्यूनिसिपैलिटी अभी करेंटली है, पहले वीडीसी कहा जाता था, विलेज डेवलपमेंट कमेटी। ओरिजिनली हरिपुरबा और वहाँ का वार्ड नंबर 2 पहले था, अभी म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से वार्ड नंबर 1 है। वहाँ पे मेरा बहुत पुराना हाई स्कूल है, वहाँ से मैं स्कूलिंग किया हूँ। और बीच बीच में वहाँ नज़दीक में दूसरे स्कूल सब भी पढ़े थे। और मेरा फॉर्मल डिग्री तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर मुकाम मलंगवा कहते हैं वहाँ से पूरा किए थे। और इसके बाद में हम साइंस पढ़ने के लिए, एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरा घर जो है ये इंडिया का जो साउथ बॉर्डर है, हम मतलब इंडिया का नॉर्थ बॉर्डर, मेरा हम लोग का साउथ नेपाल का साउथ बॉर्डर नज़दीक में ही पड़ता है। पहले बहुत सारे लोग जब नेपाल में जो अराउंड 50 ईयर्स एगो जब नेपाल में उतना एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था इंस्टीट्यूशन, तो इंडिया में ही लोग पढ़ते थे साइंस। बेसिकली सीतामढ़ी कह के हम लोग वगैरह बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मेरे भैया वहीं से पढ़े थे और बहुत सारे लोग वहीं से पढ़े थे। तो हमको भी पटना से पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे थे, उनका विचार था। लेकिन हम खुद मेरा अपना इंटरेस्ट से, एक्चुअली उस समय मेरा वहाँ पे साइंस का एकदम अच्छा स्ट्रीम आ गया था, तो मैं जनकपुर से धनुषा साइंस कैंपस कह के है, अब उसका मैं फर्स्ट बैच हूँ। वैसे वहाँ पे वो प्राइवेट रूप में खोला था, एकदम अच्छा साइंस कैंपस के ही रूप में खोला था, वहाँ से फर्स्ट बैच में किया हूँ। वहाँ पहले से अरारावा कैंपस कह के था, उसमें भी मैंने एक्सपोजर हुआ था मेरा। और उसके बाद में इंट्रांस बेस्ड वो था। और इसके बाद में हम बीबीएससी नेपाल में जिस समय हम पढ़ते थे only one BVSC and AS, Bachelor of Veterinary Science
एनिमल हस्बेंड्री का ओनली वन इंस्टीट्यूशन था जी उस समय, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, जो नेपाल के सबसे पहला यूनिवर्सिटी, ओनली वन यूनिवर्सिटी, और एशिया में भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जी और वन ऑफ द लार्जेस्ट भी है, क्योंकि उसका जो ब्रांच है, एफिलिएटेड कॉलेजेस है, वो ऑल अराउंड द कंट्री है। और सारा डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन उसमें बाकी नहीं है। सारा डिसिप्लिन, मेडिसिन हो चाहे इंजीनियरिंग हो, एवरीथिंग, और ऑल अराउंड द कंट्री इसका है। और हम लोग का वो कॉलेज सिंगल कॉलेज था उस समय, जी जी और उसमें उस समय 13 टोटल में 15 था, जिसमें 2 लेडीज़ कोटा होता था, और 13 सीट में नाम निकाल के फ्री कंपटीशन बेस्ड में 5 नंबर में मेरा नाम निकला था उस समय, और उसमें एंट्रेंस में नाम निकाल के पढ़े थे। और इसके बाद में मेरा BVSC 2005 में जी मेरा 2005 AD में मेरा ख़त्म हुआ था। इसके बाद में 1.5-2 वर्ष जॉब किए, और एक्चुअली जैसे हम लोग का MBBS में होता है, मेडिकल साइंस में एक्चुअली जॉब कंपलसरी है। हम लोग का वेटनरी साइंस में भी कहीं कहीं किया है, कहीं नहीं किया है। तो जॉब के बाद में फिर से MBSC वहीं इंस्टीट्यूशन से फिर इंट्रांस बेस्ड स्कॉलरशिप में फिर से इंट्रांस में नाम निकाल के फिर से पढ़े, और इसके बाद में MBSC करके, और मैं जी MBSC मेरा पैथोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी में था। और इसके बाद में नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में साइंटिस्ट का वैकेंसी है, जैसे यहाँ पे इंडिया में ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी ढंग से नेपाल में नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल NARC है, उसमें साइंटिस्ट का वैकेंसी हुआ, तो उसमें नाम निकाल कर उसमें जॉब कर रहे थे। और एक्चुअली हम लोग का एकेडमिक हिसाब प्रोफेशनली रिसर्च के फील्ड में ही है, और हम PhD एक पहले हम लोग के ये वेटनरी साइंस में एक्चुअली 5.5 वर्ष का BVSC और इसके बाद में MBSC करने के बाद में PhD करने का उतना ट्रेंड नहीं था, इसलिए कुछ दिन हम लोग उसका नीड फील नहीं किए। बाद में धीरे धीरे रिसर्च में और यूनिवर्सिटी में PhD एक किस्म से ये कंपलसरी होने लगा, तो करने का मूड बनाए, और तब से बीच में मेरा 4-5 साल पहले एक बार इंडिया में ही हुआ था। अभी यहाँ पे मैं ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन कह के, जो इंडिया सरकार का स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप स्कीम है, एक्चुअली थ्रू आउट द वर्ल्ड है, और विभिन्न इसके अंदर विभिन्न कैटेगरी है, विभिन्न जैसे मेरा सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप स्कीम में PhD है, नेपाल में वो चलता है, और उसके अंदर में हूँ। मेरा 4 वर्ष पहले भी हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरा जो यूनिवर्सिटी था वो हम एग्री नहीं हुए, तो उसमें नहीं आए, और बीच में 2-4 वर्ष कोरोना के कारण से कुछ डिले हो गया, और फाइनली फिर से इंडिया में, और मेरे नज़दीक, मेरे घर से सबसे नज़दीक या मेरे कंट्री से सबसे नज़दीक जगह का ये चॉइस मिला, तो यहाँ पे आकर के PhD स्टार्ट किए हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपका जर्नी काफ़ी पुराना रहा है, और आपका मुझे लगता है एक्सपीरियंस भी एज ए साइंटिस्ट, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इंडिया में भी होते हैं या कहीं के भी स्टूडेंट हैं, एक बार एजुकेशन से हटना, जॉब में आना, फिर एजुकेशन की तरफ आना, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, तो उसको आप कैसे, आप जैसे कि क्योंकि आप एक वर्किंग है साइंटिस्ट हैं, फिर वहाँ से आप लीव लेके यहाँ आके आप PhD करना, तो ये चीज़ें आप कैसे इसको आप मैनेज करते हैं, ये थोड़ा सा आप ब्रीफ में बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली एकदम आपका बात सही है। आफ्टर मैरिज और आफ्टर फैमिली लाइफ, एक्चुअली एकेडमिक लाइफ कंटिन्यू करना बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी लाइफ और ये रिसर्च लाइफ, ये दो जो है हाईली एकेडमिक लाइफ है, ये उच्च लेवल का जो एकेडमिक लाइफ होता है, इसमें उतना ज़्यादा काम में और पढ़ाई में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। एक्चुअली जो मेरा जॉब है वही रिसर्च में, जो जैसे ICR रिसर्च करती है,
उसी टाइप से NARC हम लोग का एक्चुअली अप्लाइड रिसर्च जी एकदम इवन द यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च होते हैं उससे भी माने अगले लेवल का रिसर्च के जिम्मेवारी वो मैंडेट है हम लोग का इंस्टीट्यूशन का। जी तो ऑलरेडी रिसर्च में है और एक डिग्री के हिसाब से और मींस एक फॉर्मल जो सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे अब हम लोग मेरा अपना खुद इंस्टीट्यूशन से भी हम ले सकते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी। जी हम लोग का वहाँ पे PhD का पढ़ाई बहुत जल्दी वहाँ से शुरू होगा। जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जैसे ICR डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से PhD होता है। उसी ढंग से हम लोग का भी उसमें है, डॉक्यूमेंटेशन में आ गया है, लेकिन उसका स्टार्ट होना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पा रहा। तो एक्चुअली बीच में मेरा मेंटालिटी ये भी था कि खुद अपने इंस्टीट्यूशन से PhD कर लेंगे, लेकिन वो उसमें कुछ 2-4 वर्ष और 1-2 वर्ष लेट हो सकता है। और मेरा स्कॉलरशिप में चूँकि यहाँ सिलेक्शन हो गया तो इस चीज़ को मैंने कर लिया जाए, सो इस ढंग से आए। और जहाँ तक फैमिली लाइफ की बात है, बैलेंस करना, एक्चुअली ये तो ये हम लोग का जो एकेडमिक लाइफ होता है, रिसर्च लाइफ होता है, PhD फर्दर स्टडी और PhD लेवल से ऊपर जाने वाले के लिए अराउंड एज, जैसे मेरा BBSc ग्रेजुएशन किए तो मेरा 25 ईयर्स थे, बीच में तो मैं 2 वर्ष जब किए, इसके बाद फिर MBSc किए तो अराउंड 30 पहुंच जाता है। और जब करने के बाद में तो फैमिली लाइफ साथ साथ चलता है और उसको बैलेंस करना पड़ता है। मेरा अभी 2 बच्चा है, जैसे मेरा एक बच्चा 10-11 वर्ष का है, 5 क्लास में है, और एक 1 क्लास में है। और दे आर डूइंग, माई वाइफ इज टेकिंग केयर एंड आई एम हेयर टू हैव स्टडी। और यहाँ नज़दीक में है तो कभी कभी जाना आना हो सकता है आवश्यक अब हिसाब से। धन्यवाद। सो सर, जैसे कि अभी आपने बताया फैमिली, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप नेपाल से आपने इंडिया में एडमिशन लिया अपना डॉक्टरेट करने के लिए, तो सब पहला क्वेश्चन, आपने इंडिया को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन रहते, और इंडिया में आज़ाद नरेंद्र यूनिवर्सिटी को ही क्यों आपने क्यों सेलेक्ट किया, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका मेरा है कि आपका जो नरेंद्र का एक्सपीरियंस क्या रहा, या ओवरऑल इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा, या यूपी का एक्सपीरियंस क्या रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं इंडिया को ही क्यों चूज़ किया, एक्चुअली मेरा जब PhD करने का जब मूड बना है 5-7 वर्ष पहले से, पहले भी कहें जो शुरू में हम लोग नीड ही नहीं फील की कि PhD ज़रूरी है। जब PhD करने का मूड बनाए तो मेरा एक्चुअली बचपन से स्कॉलरशिप में पढ़ने का एक आदत सी हो गई थी, तो कभी सेल्फ में पढ़ने का कभी सोचे ही नहीं। तो स्कॉलरशिप में मेरा एक ठो मेरे यहाँ से US, UK और ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, ये मेरा इंडिया जो है सबसे कॉमन मेरा वो है डेस्टिनेशन है। और मेरा सबसे पहला जो वेटनरियन है वो इंडिया से ही प्रोडक्ट हुए हैं, तो इंडिया हम लोग बहुत यूज्ड टू हैं। और वैसे भी मेरा घर जो है इंडिया के पास में है, इसीलिए हम बहुत पहले से इंडिया से इक्वली अवेयर हैं, कल्चरली फैमिलियर हैं। तो इंडिया में और यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम भी है, तो उस स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू और मेरा मैंने वो ट्राई किए थे 1-2 बार पहले, तो एक बार पहले भी हुआ था और अभी स्कॉलरशिप में। और यहाँ चूज करने के क्रम में जो है उसमें लिस्टिंग होती है, कुछ ऑप्शन होती है यूनिवर्सिटी का जी। तो उसमें जो मेरा सबसे नज़दीक का यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र हम देखे UP में लॉ है, तो मेरा ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी और मेरा स्टडी भी हो जाएगी। उस हिसाब से UP और आचार्य नरेंद्र सेलेक्ट किए हैं। ओवरऑल UP और नरेंद्र का एक्सपीरियंस एक बार आप ब्रीफ। और बहुत खुशी लगी। अब यहाँ पे हम जुलाई में सबसे पहले जुलाई में हम लोग का सिलेक्शन हुआ, अगस्त में आए थे शुरू में एक बार विजिट करने की, देखने की क्या है। तो यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर किया गया है, प्लान रूट में किया गया है और बहुत देख के खुशी लगा। हम लोग अपने यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर किए, अपने कॉलेज से,
तो बहुत सारा चीज़ हम लोग का भी जो पढ़े हैं वो बहुत बड़ा है इसी टाइप का, लेकिन यहाँ पे जो एकदम प्लान रूप में किया गया है स्ट्रक्चरिंग, तो वो बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद में बाकी चीज़ें बहुत सारा, जैसे यहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, वेटनरी का भी जो बिल्डिंग है और बाकी स्ट्रक्चर सब भी है वो सब भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जैसे मेरे यहाँ से कंपेयर करने के बाद में बहुत सारा चीज़ अच्छा भी है, लेकिन स्टिल अब यहाँ के मैनेजमेंट और एक्चुअली ओवरऑल इंडिया में देखने के बाद में बहुत हाल ही में हम बनारस BHU भी एक बार देख कर आए हैं, तो उसके कंपेयर में देयर इज स्पेस, एम्पल स्पेस दैट मैनेजमेंट शुड इम्प्रूव। और कुछ हम लोग कभी कभी बात भी करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की जगह बहुत सारे है। और सर्टेनली यहाँ अभी तक जो किए हैं, हाल में जो VC साहब के नए VC साहब के नेतृत्व में 2-4 बरस से कुछ अच्छा काम मैंने अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट कुछ और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी हम लोग जहाँ से पढ़ते हैं, हम लोग का एक ठो वो रहता है, फैक्शन रहता है कि ये यूनिवर्सिटी का नाम सबसे आगे हो, इससे आगे हो, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके और आगे बनाया जाए, मैं विश करूँगा। धन्यवाद। तो सर एक लास्ट जो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे हर इंसान की फैमिलीज होती है, या उसके कुछ फ्रेंड होते हैं, या उसके कुछ टीचर होते हैं जिनका आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल होता है, और तो उसी को मैं सोचता हूँ कि आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, या आपकी जो अभी तक लाइफ रही है, एकेडमिक्स हो चाहे सर्विस हो, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है, और आप जो अभी तक आप जिस लेवल पे हैं ओवरऑल आप जर्नी को या अपने अचीवमेंट को किसको डेडिकेटेड करना चाहेंगे? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा सर्टेनली द मोस्ट क्रेडिट गोज़ टू फैमिली मेम्बर्स, और उसमें भी मेरे एक्चुअली आप इस क्वेश्चन करने के बाद में एक्चुअली मेरे फादर बहुत बचपन में स्वर्गवास हो गए थे, जब 7 वर्ष के थे, तो मेरा माँ ने ही फैमिली सस्टेन किया था। तो सबसे पहला इंस्पिरेशन तो मेरी माँ ही है। इसके बाद में मेरे बड़े भैया हैं, और बड़े भैया के बाद में मेरे सर्टेनली जो मेरा गांव का इन्वायरमेंट, इंस्पायरिंग इन्वायरमेंट था, वो हम ऑलवेज रिमेंबर करते हैं। उसके बाद में मेरे स्कूल के टीचर बहुत प्यार करते थे, और तो उन लोगों का इंस्पिरेशन भी ऑलवेज काम किया मेरे लाइफ में। और जहाँ गए, मतलब इंटर से लेकर के बैचलर तक, और मेरे सारे टीचर सब मैंने बहुत प्यार दिए। तो मेरे बैचलर के ग्रेजुएशन में भी गुरु रहे डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, उनके प्रति मैं प्रोफेशनल क्रेडिट देना चाहूँगा। और बहुत सारे सीनियर्स हैं जिसके यहाँ पे बहुत नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए और उसके अलावा मेरे फैमिली, मेरे वाइफ जो अभी तो सर आप हाल में उसका एक इंटरेस्ट था कि PhD कब करेंगे, तो वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपके जैसे जो शादी के बाद वाइफ का जो सपोर्ट है वो आपको कितना मिलता है, बस आप बहुत डीप में उसको बता के हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू। लेटेस्ट जो कहे हैं, लेटेस्ट जो मेरे फैमिली है, मेरे परिवार है, मेरी वाइफ जो मेरा इंस्टीट्यूशन है वहाँ PhD ऑलमोस्ट कंपलसरी है। और मैं जो काम करता था, तो एक्चुअली क्या है कि PhD बैचलर मास्टर करने के बाद में ऑलमोस्ट प्रोफेशनली सफिशिएंट रहता है बहुत सारा चीज़, फिर भी PhD एक डिग्री ज़रूरी होता है। इस हिसाब से कब करेंगे, जल्दी करिए, सो करके इंस्पायर करती थी और इंटरेस्ट लेती थी। सर्टेनली द क्रेडिट गोज़ टू हर ऑल्सो। और एकदम मोस्ट अभी सबसे मेजर क्रेडिट भी जाता है, और मेरा फैमिली और सारे फ्रेंड्स, और सर्टेनली
ऑल हु डू इंस्पायर्स, मेरे सीनियर्स जो अभी साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो कुछ है जो ऑलवेज इंस्पायर करते थे कि डॉक्टर साहब PhD करिए, क्योंकि आपका मैंने मेरा एक्चुअली जो जर्नी रहा है उसमें नॉट ओनली एज अ साइंटिस्ट आई हैव आल्सो वर्कड एज इन वेरियस इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन प्राइवेट एज वेल एज इवन मिनिस्ट्री लेवल में भी हम काम किए हैं, सेक्रेटरीट में चीफ ऑफ द सेक्रेटरीट। तो वहाँ सब देखने के बाद में लोग कहते थे कि PhD जल्दी कीजिए, आपके प्रोफाइल में PhD लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सारे के सारे मेरे इंस्पायरिंग सोर्स हैं। धन्यवाद। So, thank you so much, sir, for giving your valuable time. I hope जो सर ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जो भी अपकमिंग स्टूडेंट हैं या इंडिया को या कहीं के भी हो, आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू सर।